पहले मैं क्या देखूंगा, ये खोला हुआ है या खोला हुआ ECM आएगा तो समझो किसी ने छेड़छाड़ की होगी, ऐसा होगा। अभी मैकेनिक ने खोला होगा या तो किसी ECM वाले पे 5 से रिपेयर होके आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो पहला हम ये कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, ECM हमारा ओपन किया हुआ है या नहीं, अंदर लिखो। जब ECM हमारे पास आता है ना तो पहला स्टेप हमें क्या होता है, ECM हमारा ओपन है या ओपन होता तो बहुत सारे सवाल बनते, छेड़छाड़ किया हुआ होता बहुत सारा, तो वो कंडीशन पे हमें वो सोच रख के काम करना पड़ता। दूसरा, जब कस्टमर हमें कॉल करते हैं कि भाई मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो चेक लाइट आ नहीं रही है और ECM में प्रॉब्लम है, मुझे आप रिपेयर कर दोगे, पहला तो यही सवाल आता है। तो हमें उससे पूछना चाहिए कि भाई ECM में चेक लाइट नहीं आ रही, आपने कहीं पे दिखाया है या नहीं दिखाया, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने दिखाया, मैकेनिक के पास गाड़ी पड़ी है, होगा ना ऐसा। तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगी, भाई मैकेनिक है समझो, तो उसको इनपुट आउटपुट का इतना नॉलेज होता नहीं है कि भाई ये पिन इसकी इग्निशन की है। अब उसने क्या होता, ऊपर ऊपर से वायरिंग देख लिया होता, वायरिंग है जला हुआ है या नहीं, तो सारा देख के एक डिसीजन ले लेते कि भाई इसका ECM में प्रॉब्लम है। वो ऐसा बोल दे ना ECM में प्रॉब्लम है, वो वहाँ से छूट जाता है, मतलब जिम्मेदारी वहाँ से उसकी खत्म हो जाती है। सारी बात समझ, तो पहले आपको ये पूछना चाहिए कि आपने वायरिंग फ्यूज ये सारा कुछ चेक कर लिया, ऐसा हमें से जरूर पूछना चाहिए फ़ोन के अंदर। तो हाँ बोलते हैं कि हाँ वो सारा तो उसने देखा, हो सकता है ऐसा है तो आप मुझे कारीगर से बात करवा दो, तो वो कारीगर जो होगा समझो। अब आपको जब ECM कोई खोल के आता है तो आपको 2 लोगों को हैंडल करना होगा, एक मैकेनिक को और आप एक कार मालिक, 2 को आप हैंडल करो। पैसा कार मालिक दे रहा है और रिपेयर जो कर रहा है जवाब आपको जो देना है वो मैकेनिक को देना है। तो आपको 2 सिचुएशन प्रॉब्लम करेगा। अब वो दोनों के बाद तीसरी आती है ECM, मतलब कि आपको 3 चीज़ों को हैंडल करना है, होगा ना। अब मान लो कि कार मालिक है, उसने बोला कि मुझे ECM रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपको तो ये पता नहीं कि ECM में प्रॉब्लम है या गाड़ी के अंदर, कार के मालिक को भी पता नहीं है ECM के अंदर प्रॉब्लम है या गाड़ी के अंदर, अब दोनों अनजान हो। अब आती है बात तीसरे के ऊपर, तो तीसरा पे ये बोल कौन रहा है ECM प्रॉब्लम है, तो वो है मैकेनिक। अब मैकेनिक भी श्योर नहीं कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है या ECM के अंदर, होगा ना ऐसा। तो वो सिचुएशन के अंदर आपको उन दोनों से सवाल करना है कि भाई आपने फ्यूज वायरिंग सारा कुछ चेक किया, तो बोलेगा हाँ हाँ मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, वायरिंग के अंदर कोई इशू नहीं है, फ्यूज सारे ओके हैं, मैंने सारा कुछ देख लिया, अब मुझे लग रहा है ECM के अंदर। तो हर ECM जो होता है ना उसकी प्राइस रिपेयरिंग चार्जेस, जैसे देखा जाए तो लमसम एक रेशियो बनता है कि भाई ECM रिपेयरिंग लाइन में 2000-2500 से स्टार्ट होता है और 6, 7, 8, 10 हज़ार तक के खत्म हो जाता है, बस इतना होता है। अब ECM की प्राइस 1500 है, 5000 है, 10,000 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि ये कैपिको का ECM है समझो, अब ये ECM आप एक साथ 10 ECM ले लो तो आपको 3500, 4000, 2000 जैसा देने लेने वाला, 5000 में मिल जाता है, 2000 में भी कोई दे सकता है, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। इसकी प्राइस मैं ऐसा समझूँ कि भले मार्केट के अंदर 2000 चल रही है हम लोग, ठीक है, पर उसका जो रिपेयरिंग का चार्जेस होता है वो तो 2000-2500 से ही स्टार्ट होता है। हो रहा है क्लियर आपको। अगर डायरेक्ट गाड़ी हमारे गैरेज में आती है समझो, तो वो कंडीशन अलग बन जाए, अलग मतलब वहाँ आप फॉल्ट फाइंड करने का, रिपेयर करने का चार्ज ले रहे हो, ECM का चार्ज ले रहे हो नहीं। मतलब कि कार कोई टोइंग करके लेके आया तो अब आप वो कार चालू कर दे रहे हो ना, उसका चार्ज दीजिए। भले आप बोलो कि मैंने ECM रिपेयर किया
या तो वायरिंग किया, वो आप बोलो जो आपको ठीक लगे, और जो सही वो आप बोलो। पर गाड़ी स्टार्ट की है उसका चार्ज, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन ये आती है कि सीएम खोल के जो आते हैं वहाँ थोड़ी सोच और समझदारी। वो हम मान लो कि कस्टमर तो कॉल आया और बोला कि चलो हम लेके आ जाओ, मैंने बोला हाँ लेके आ जाओ, तो पहले तो वो बोलेगा ना कितना पैसा लोगे, पहली बात तो यही है। तो हम उसे दो तीन बातें बोल सकते हैं, एरिया के ऊपर डिपेंड रहेगा कि भाई मैं इसका चेक करने का चार्ज जो होता है मेरा, वो मैं आपसे पहले तो प्रॉब्लम पूछा कि भाई मैं चेक लाइट ही नहीं आ रही है, गाड़ी स्टार्ट की मतलब कि सीम डेड या तो वायरिंग इशू। तो वो कंडीशन में जो मेरा जवाब होता है वो ये होता है कि भाई एक काम करो, ECM लेके आओ, मैं चेक कर देता हूँ। अगर ECM सही होगा बंद है तो मैं आपको बाद में डिसीजन दूँगा, पर अगर ECM चेक करवाना है आपको तो मैं आपसे 500 रुपये 1000 जो मेरा चार्ज होता है वो मैं आपसे लूँगा, ठीक है। अगर ECM फॉल्टी होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई इसके अंदर इतना खर्चा आ सकता है, तो वो आपका 500-1000 का जो काम था वो आपका हो सकता है। नहीं तो क्या होता है कि ECM रिपेयरिंग लाइन में अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि ECM मैकेनिक जो सब लोग लेके आते हैं, कस्टमर सब लेके आते हैं बराबर। अब वो आप ECM का पिन आउट ढूंढना होगा ना, जब नई दुकान करेंगे तो पिन आउट भी नहीं होते बहुत सारे, वो किसी से मांगना होता, टाइम पास ऊर्जा लगती, बहुत सारा कुछ होता। तो मान लो कि कस्टमर आया और आपने इसके अंदर कनेक्शन लगाया, अब ECM तो आपका सही था, तो आपने फ़ोन किया भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने उसको ऐसा बोला तो कोई बात नहीं, जब मुझे वायरिंग सारा देखना होगा ना, हाँ ऐसा होगा, तो वो लेके चला जाएगा। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं आपको क्या दूँ, होता है ऐसा। जो आप यहाँ पे आए हो, आप खर्चा कर रहे हो, ऊर्जा लगा रहे हो, उसका तो फायदा तो उन लोगों को मिलना चाहिए, तो हमसे पहले ही बोल दे भाई मेरा चेकिंग का आपका ECM चालू होगा बंद होगा और मेरा चार्ज अपना चलता है, मैं आपको 500-1000 चेकिंग का लूँ, ठीक है। अब वो एक श्योरिटी बने, मतलब आपने उससे पैसा लिया तो आप ध्यान दे के काम करोगे, सीरियस होके काम करोगे। दूसरा कि आप पावरफुल तरीके से, अगर कस्टमर लेके गए और मैकेनिक से भी आपको बात करनी पड़ी तो आप मैकेनिक को भी दम वाली बात करोगे ना, भाई ECM में प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप फ्री में काम कर रहे हो और आपने बोला कि भाई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो जब ये ECM लेके वहाँ जाता है तो आधा घंटे तो वो आपको पकाएगा। अब मैंने ये तो देखा फिर भी लाइट नहीं आ रही है, मैं क्या देखूँ क्या करूँ। अगर आपने चार्जेस लिया होता तो आपको 2-3 सलाह उसको देनी पड़ती, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती नहीं। मतलब फ्री में काम किया, ECM चेक करके दिया, फिर वहाँ नहीं चला तो भी आपको उसको जवाब तो देना ही है, देना पड़ेगा ना। भाई आपने चेक किया, आपका चालू है, तो मुझे अब क्या करना है, ये तो नहीं हो रही है। आप नज़दीक में कोई मैकेनिक गैरेज है तो आप उसे बोल सकते आप एक काम करो, गाड़ी मुझे दे जाओ। और उसी टाइम आपको कस्टमर को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, कस्टमर। मैकेनिक उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको 1-2-3 हज़ार की कटवानी है, भाई बात समझ में। वो डायरेक्ट आपके पास कभी भेजने वाला नहीं, वो मत्था मारता रहेगा 5 मिनट, पर आपको काम देगा नहीं। तो उसी टाइम आप कस्टमर को पकड़ना, कस्टमर को हैंडल करना सीख जाओ कि भाई ऐसा है तो मुझे गाड़ी ले जाओ, अब मैं देख देता हूँ, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कस्टमर से बात करने का, ECM। अब जब कस्टमर हमारे पास ECM लेके आते हैं तो पहले तो ये देखेंगे कि ये खोला हुआ है या नहीं, ठीक है। अब वो जब लेके आए तो हमने ये देख लिया, फोटो पाल ली, जब वो सामने खड़ा था, ये पार्ट नंबर का इसका ECM है, ये सॉकेट इसका है, थोड़ा समझ में आ रहा है। बाद में लफड़ा होने वाला है हमारी ट्रेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ अभी के टाइम में हो रहा है कि मेरा ये ECM था नहीं, आपने बदल लिया, तो
बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो वो कंडीशन में आपको उसके सामने 3 फोटो मार देने, तो इसका ऐसा सॉकेट है, ये पार्ट नंबर का ECM है, इसका खत्म। बाद में वो कुछ बोलेगा नहीं कि बदल दिया हो। अब ये ECM आया समझो, तो ECM कोई भी है, सबसे पहले हमें चेक करने के लिए ज़रूरत क्या क्या होती है। तो भाई ऑन टेबल चेक करने के लिए हमें कैन बॉक्स की ज़रूरत होती है, कैन बॉक्स हमारे पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसके 3 आउट होने चाहिए। अब आप ये जो बोर्ड है ये कैपिको का, बराबर, अब ये कैपिको का बोर्ड है ना, तो ये कैपिको का जो ECM आता है कौन कौन सी गाड़ी में आता, कैप इधर आ जा, उसी ले लें यहाँ पे। कैपिको का जो बोर्ड है वो वरना हुंडई की गाड़ी है ना, उसके अंदर, और ये काम ज़्यादा मिलता है, खराब भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो रिपेयरिंग चार्ज होता है वो 2500 2200 से लेके 3500-4000 तक जाता है। अब 2500 से लेके 3500 का जो चार्ज जाता है हम लोगों को, तो उसके अंदर आप लमसम लेके धंधा करो। लमसम मतलब कि भाई आपको एक 800 की ICB डालनी पड़ी, समझो, तो आपने क्या बोला 2500 से लेके 3,500, तो आपको ये सोच के काम करना है कि भाई आप जितना डालो, मैंने IC डाली है तो मेरा इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं। सीम रिपेयरिंग फील्ड में क्या होता है, लमसम चार्ज होता है। आप एक ट्रैक का सांधा मारो तो भी आप जितना चाहो ले सकते हो, एक रजिस्टेंस चेंज करो या तो आप एक IC चेंज करो, कोई फर्क पड़ता। तो हम ये सिचुएशन पे काम करेंगे कि ECM में मैं रजिस्टर चेंज करूँ, कैपेसिटर चेंज करूँ या तो IC चेंज करूँ, लमसम प्राइस पे चलो, इस फील्ड में लमसम चलता, ठीक है। अब ये ECM मेरे पास आया, तो ये ECM पहले तो मैं ये देखूँ कि ये होता किस, मैंने पहले बात कर ली होती। कस्टमर से आप जब बात करो, स्टार्टिंग में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसको धंधा करना है उसको ये बात लागू करो। मतलब किसी का आपको कॉल आए कि भाई मेरी I10 है और I10 स्पॉट है और उसमें चेक लाइट नहीं आया, वो बात हुई आपकी आज सुबह से लेके अभी 12 बजे, 12 बजे के सुबह से लेके 12 बजे के बीच में जो हमारे पास काम था, जो हमारे को टेंशन थी, वो इतनी बढ़ गई थी कि PS रिपेयर नहीं हो पा रहा था, टेक काम नहीं कर रहा था, लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। जब कॉल आया होता ना, तब हम ये भूल गए होते कि I10 क्या, I10 बोला था, वरना बोला था, क्या होगा, बराबर। तो वो कंडीशन पे आपके पास कॉल रिकॉर्ड होता है, उसने तो बोल दिया अब ये डायरेक्ट ECM लेके आया, ये ECM लेके आया, फिर मैं बोलूँ ये कौन सी गाड़ी का, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, होगा। पहले आपको गाड़ी मॉडल भले आपको पता नहीं है, किसी का कॉल आए तो आप पहले ऐसे ही बोलोगे कि भाई गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, प्रॉब्लम कौन सा आया, भले हमें मॉडल गाड़ी से कोई लेना नहीं। ECM रिपेयरिंग लाइन में कार कितनी भी लंबी हो, छोटी हो, ऊंची हो, पतली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है ECM सर्किट, ठीक है। अब आपके पास ये कस्टमर बोर्ड लेके आए, आपने नई दुकान की है, आपको मालूम तो नहीं है कि भाई ये ECM कौन सी गाड़ी में लगता है, पहले तो ये प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, होता ना ऐसा, अलग अलग टाइप के ECM हमारे पास आएंगे, पहले पूछ लिया होता तो डिसीजन मिल जाता कि भाई ये I10 में लगता है, ठीक है। अब जब हम नए होते, नई दुकान की होती, नए होते तो क्या पुराने को भी करना होता, अगर वो नहीं करेगा तो अपडेट नहीं हो पाएगा, फेल हो जाएगा, ये बात की भी गारंटी। तो ऐसा कभी हमें हवा में भी नहीं रहना कि मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है, तो मैं अपडेट ना करूँ, तो 2 साल बाद वो पीछे ही रहने वाला कि अभी इतने मॉडल इतना सारा नया आने लगा, अगर उसके पास डिटेल्स ही नहीं है वो काम कर पाएगा। सर कमर्शियल व्हीकल से ECM अलग होते हैं ना, कौन से कमर्शियल व्हीकल स्विच वर्ड सेल के अलग होते हैं, स्विच वर्ड की होती अलग होते हैं। अब ये ECM
बिग कैपिक होगा, हम इसे क्या बोलेंगे, बिग कैपिक। हुंडई के अंदर आता है i10, वरना i20, उसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम है उसकी ट्रैक खराब हो जाने की। पर ये ECM मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ, हम लोग 0301 ये बड़े नंबर है, उससे ये ECM को पहचानते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है, क्या है, और यहाँ ये प्रोग्रामिंग नंबर है। कैटेक के अंदर आप जाओगे तो ME 7.9.8 प्रोग्रामिंग का काम करना होता ना, तो ME, EDC, MEG, ME ऐसे आपको ECM के अंदर छोटे अक्षरों के अंदर ऐसे पार्ट नंबर लिखे होते हैं। वो पार्ट नंबर से हम डेटा को रीड राइट कर सकते हो, उसकी फोटो हमारे सामने आ सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये M 7.9.8 हो रहा है कि ये नीचे लिखा ना, तो मान लो कि मैं गूगल पे पर जाऊं और गूगल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूं M 7.9.8 ECU या ECM कुछ भी लिखूं, दो चीज में लिख सकता हूँ। IC लिखना है, कोई सर्किट है, कंपोनेंट है, तो मैं लास्ट में IC जोड़ दूंगा। ECU को करना है तो मैं ECU को जोड़ दूंगा। अब ये पिन आउट आ गया, बराबर। अब इसके अंदर इमेज के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग इसके पिन आउट आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे पढ़ो M 7.9.8 ये बेंच मॉडल, तो ये कनेक्शन मेरे सामने आ गए। आप हुंडई का ECM पिन आउट लिखोगे, हुंडई की तो बहुत सारी गाड़ी आएगी, तो भी हमें समझ में आएगा नहीं। तो ये आप कोई भी ECM होगा ना, लगभग तो नहीं आता, 50% ही लिखा हुआ होता है, बाकी तो जिसने काम किया अनुभव है वही बता सकता है। तो आप यहाँ पे ये नंबर डाल के इसका प्रोग्रामिंग प्रोसेस जो होती है वो डेटा निकाल सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई है। तो खास जो पुराने ECM वाले होते हैं वो ये नंबर के ऊपर काम करते, ये नंबर के ऊपर कभी ध्यान देते नहीं है, ये पार्ट। ठीक है, हम लोग ये जो पार्ट नंबर है ये अलग अलग टाइप के पार्ट नंबर होते हैं। जैसे ये कैपिको का ECM है, वरना i20, i10 उसके अंदर लगता, तो उसके अंदर भी इमोबिलाइजर वाली गाड़ी होती, नॉन इमोबिलाइजर वाली गाड़ी होती, जैसे अलग अलग डेटा शीट वाले ECM हमें देखने को मिलेंगे। तो इसकी डेटा शीट ये नंबर की अलग होती, दूसरे पार्ट नंबर होता उसकी अलग होती। ऐसे 15-20 टाइप के पार्ट नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये 15-20 जो मॉडल है ECM के, सर्किट सेम होगी। और दूसरी बात आपने ये मैं बाद में बताता हूँ, खोलूँगा तब। तो ये पार्ट नंबर अलग अलग होंगे तो सबके डेटा अलग अलग। कई मॉडल के अंदर आप दूसरे पार्ट नंबर का ECM लगाते हो तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो प्रॉपर ECM मेरा निकला वही ECM मुझे लगाना चाहिए। अब सबसे पहले ECM आपने ये सारा समझ लिया, ECM का कस्टमर आएगा तो मुझे क्या करना होगा, ये सारा क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं, कस्टमर मुझे देने आया तो मैंने फोटो सारे ले लिए, मैंने ये देखा ये खुला हुआ है या नहीं है, मतलब ये बोर्ड मेरा फ्रेश है। अब मुझे ये समझना है कि भाई इसके ये चालू है या बंद है, होगा ना। तो ये इसको चेक करने का हर ECM होता ना, उसका एक चेक करने का तरीका होता है। तो मान लो कि ये जो ECM है तो इसके कनेक्शन मुझे फैन बॉक्स के अंदर से मिल जाते, तो मैंने फैन बॉक्स को ओपन किया, यहाँ कोड है हुंडई। अब मैं हुंडई के अंदर गया और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ i10, i20 वेरना पेट्रोल, ये ECM मेरा पेट्रोल का है। जैसे कैपिको के बड़े वाले ECM आए तो वो हमेशा पेट्रोल गाड़ियों में ही लगे। तो ये फोटो मैंने खोला, यहाँ का जो एरिया में देखूँ, यहाँ का जो सॉकेट में देखूँ वो मेरा खाली है ना। तो यहाँ पे मुझे ये कनेक्शन मैच होगा, ठीक है। अब
कनेक्शन लगाते टाइम आपको एक चीज ध्यान देना कि मुझे काम क्या करना है। पहले तो आप ये समझो कि भाई मेरे पास जो ईसीएम है वो क्यों आया, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई ये बोल रहा है कि मेरा चेक लाइट नहीं आ रहा। चेक लाइट ईसीएम के अंदर नहीं आएगी तो स्कैनिंग भी नहीं होगा, होगा ना ऐसा। स्कैन नहीं होता, चेक लाइट नहीं आती, उसका मतलब ये ईसीएम बंद है। और मुझे इसे चेक करना है, तो चेक करने के लिए मैं कितने वायर इसके अंदर लगा सकता हूँ ये भी मुझे याद रखना है। तो मैं जब इसका कनेक्शन लगा रहा हूँ तो मैं 1 बाय 1 वायर को लगाऊंगा। 1 बाय 1 मैं किसे बोलूँगा, तो जैसे मैं एक वायर लगाता हूँ, बाद में दूसरा। अब मेरे पास 2 वायर है तो उसमें सबसे पहले लाइट ब्राउन, अब यहाँ पे मेरा 6 नंबर की पिन के ऊपर ये लाइट ब्राउन है। लाइट ब्राउन वायर जो होता है मेरा वो हमेशा आफ्टर मेन रिले, मतलब कार के अंदर जो मेन रिले मेरा होगा उसमें 87 नंबर की जो पिन होगी वहाँ से ये सप्लाई मेरी आएगी। मतलब ये जो मेन रिले होता है तो बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई जाती रिले के ऊपर, उसके बाद रिले से फिर ये ईसीएम के अंदर जो जाडी पिन होती है ना सारी, उसके अंदर आए। अब दूसरा मुझे लगाना है ग्राउंड। ये 2 नंबर की पिन के ऊपर ग्राउंड है। ये 2 नंबर पे लग गया। अब ईसीएम चेक करने के लिए पावर सप्लाई की और ग्राउंड की हमेशा जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 82 नंबर की जो पिन है तो मुझे यहाँ से गिनती कर लेनी होगी, और 82 नंबर की पिन है वो डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन मतलब कि कैन बॉक्स के अंदर मेरी डायरेक्ट सप्लाई होती है। अब यहाँ से मुझे गिनती करनी है तो मैं 73 से 82 तक जाऊँगा। जब मैं ये पिन लगा रहा हूँ तो मुझे 2 बार इसको वेरीफाई करना है। जब स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना तो कोई भी काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये 82 नंबर पे हुआ। अब 83 के अंदर मैं देखूं तो वहाँ कौन सा है मेरा, ब्लू कलर है ना। तो ब्लू कलर किसका होता है, चाबी जब हम ऑन करते हैं गाड़ी के अंदर तो इग्निशन होता है ना। अब देखो ये ईसीएम को जो पावर सप्लाई चाहिए वो मैंने प्रॉपर दी। एक मेरा इग्निशन हुआ ये, एक मेरा डार्क ब्राउन जो डायरेक्ट सप्लाई होगी ये, आफ्टर मेन रिले का लाइट ब्राउन, और ये ब्लू। पावर मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे जाना है मेन रिले के अंदर। मेन रिले जब यहाँ से ईसीएम मेरा यहाँ से कोई एक पिन है सिलेक्टेड, वो आउटपुट क्या करेगी, ग्राउंड। जब इग्निशन हम देते हैं ईसीएम को, पावर सप्लाई देते हैं और ग्राउंड देते हैं, तो कोई भी ईसीएम मेरा मेन रिले को ऑपरेट करेगा। अब वो मेन रिले आउटपुट क्या करेगा, -12 वोल्ट, बराबर। अब मुझे एक वो भी लगाना होगा।
वो पिन मेरी है कितने नंबर की, 19 नंबर। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे 19 नंबर की पिन है, तो 4 पिन छोड़ के मुझे लगाना है ना। अब मैंने ये 4 पिन छोड़ के यहाँ पे लगा दिया। अब ये मेरा